नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना शो इकोनॉमी टुडे, जहां हम कारोबार जगत की खबरों को लेकर आते हैं आपके सामने। अगले आधे घंटे में हम जानेंगे प्रमुख खबरें क्या रही आर्थिक जगत की। और जब हम आर्थिक जगत की बात करते हैं तो दुनिया भर के बाजारों में इस वक्त सपाट दायरे में कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से मॉनेटरी फेड पॉलिसी अपने मिनट्स को रिलीज करने वाली है, उसकी वजह से जो अमेरिकी बाजार है वो कॉशियस मोड में, और ये कॉशियसनेस आपको भारतीय बाजारों में भी नजर आएगी। तो इन तमाम खबरों पर डालेंगे नजर, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की प्रमुख आर्थिक सुर्खियां क्या हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर समिट का करेंगे शुभारंभ। औद्योगिक विकास, व्यापार, साझेदारी और एमएसएमई सेक्टर्स पर होगा फोकस। भारत और ब्रिटेन में व्यापार समझौते पर फिर से वार्ता शुरू। छात्रों को वर्क परमिट से लेकर प्रोफेशनल्स के लिए खुलेंगे अब ब्रिटेन के दरवाजे। 10 वर्षों में व्यापार के 3 गुना बढ़ने की संभावना है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी। सामाजिक न्याय 2025 पर क्षेत्रीय संवाद में श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा, बेरोजगारी घट रही है और क्वालिटी जॉब्स में हो रही है बढ़ोतरी। ट्रंकेटेड वीक है, कल छुट्टी है, इसीलिए आज हरे निशान में खुले हैं भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 11 अंकों के सपाट स्तर पर 74,465 का लेवल। वहीं कुछ ऐसा ही रेंज है निफ्टी का 22,564 के स्तर पर कारोबार करता हुआ। तो इन तमाम बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर, जहां पर आज फोकस रहेगा असम, द साउथ गेटवे ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले सब बाजारों का सूरत हाल जानते हैं। गिफ्ट निफ्टी के शुरुआती क्यूज, जैसे कि अमेरिकी बाजार क्योंकि कॉशियसली ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर सपाट दायरे में कारोबार होता हुआ आपको नजर आ रहा है। 22,573 का लेवल जरूर है, लेकिन 12 अंकों का दबाव। कुछ यही हाल क्योंकि जो शुरुआती इंडिकेटर्स रहे गिफ्ट निफ्टी के, उसी पर कदम ताल मिलाते हुए सेंसेक्स का भी काउंटर देखते हैं। सेंसेक्स की ओपनिंग भी सपाट हुई थी, 74,464 का लेवल। पीएसयू बैंकिंग की रणनीति को लेकर जो सरकारी फैसले लिए गए हैं, उसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर में इस वक्त हरियाली है। लेकिन एक रुख निफ्टी का भी, तो निफ्टी 22,000 का लेवल है, 563। और कैंडल स्टिक टेक्निकल चार्ट पर बनते हुए हम देख रहे हैं, तो इससे लास्ट घंटों में हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा बाउंस बैक करती हुई नजर आएगी मार्केट। लेकिन तमाम वो कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर मजबूती नजर आ रही है, टॉप गेनर्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो श्रीराम फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक, ट्रेंट, टाटा स्टील, एक फाइनेंस का काउंटर है यहाँ पर, और साथ ही साथ एमएनएम। यानी कि जिस तरह से कनाडा और मेक्सिको को लेकर जो टैरिफ लगाने की बात राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं, उसके बाद बाजार में हलचल है। और इसी वजह से हम आईटी स्टॉक्स का भी हाल देखेंगे। लूजर्स पैक पर भी नजर डालते हैं कि लूजर्स इस वक्त कौन से हैं जहां पर मुनाफा वसूली हावी है। देखिए, टीसीएस आधे फीसद से ज्यादा की गिरावट के साथ, एलएनटी, एसबीआई लाइफ, ग्रासिम, हिंडाल्को, इन तमाम स्टॉक्स में इस वक्त गिरावट चल रही है। बाय ऑन डिप का कॉल रहेगा। तो ये तो हमने बात की तमाम उन दुनिया भर के बाजारों की, और आइए अब सीधे रुक करते हैं इकोनॉमी टुडे में आज के फोकस का। तो बात आज के फोकस से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर हैं, और आज वो एडवांटेज असम 2.0 निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले हैं। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के दौरान असम को पूरी दुनिया तक अपनी विरासत और विकास की कहानी कहने का मौका मिलेगा। कैसे? क्योंकि यूके, यूएई, जापान, साउथ अमेरिका, थाईलैंड, ये तमाम वो देश हैं जो यहाँ पर भाग ले रहे हैं, और पार्टनर कंट्रीज हैं। फिलीपींस, आइसलैंड और ऑस्ट्रिया रिपब्लिक, ये तमाम वो देश हैं जो यहाँ पर हिस्सा लेंगे। और क्योंकि इसे साउथ का गेटवे कहा जाता है, और उस लिहाज से सेमीकंडक्टर्स हों या फिर हम बुनियादी ढांचे के विकास की बात करते हैं, असम किस तरह से कुशनिंग जो है वो देगा। और तमाम जो दुनिया भर के निवेशक यहाँ पर हिस्सा लेने वाले हैं, जिसमें उद्योग जगत से जुड़ी तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ शामिल हैं, उनके लिए बिजनेस टू बिजनेस, B2B, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसके बाद G2B की ये तमाम जो अलग अलग सेशंस होने वाले हैं, वहाँ से किस तरह से निवेश सामने निकल कर आएगा, वो हम आपके साथ साझा करेंगे। खैर, आप दूसरी विंडो में देख पा रहे हैं कि किस तरह से तैयारी है पूरे असम की, और असम आज ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आकर्षित करने की कोशिश करेगा। लेकिन अब हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर असम क्यों, और असम को
निवेश का एक बड़ा केंद्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री जिस तरह से आज इसका उद्घाटन करने वाले हैं, वीडियो वॉल की तरफ से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो तमाम बड़े फैक्टर्स हैं क्या जिनकी वजह से असम जो निवेशक है उनके लिए प्रमुख गंतव्य स्थान बनता जा रहा है। तो देखिए, तरक्की की राह पर असम यानी कि रॉकेट की रफ्तार के साथ कैसे असम अब आगे बढ़ेगा, यह हम आपको कुछ विशेष पॉइंटर्स में समझाएंगे। पहला तो सिंपल सी बात है कि असम में इसे हम एक महानिवेश का सम्मेलन मान रहे हैं, जहां पर 7,000 से ज़्यादा पंजीकरण हुए हैं अभी, यानी रजिस्ट्रेशंस हुए हैं अभी। और ये 2.0 शिखर सम्मेलन तमाम जो अलग अलग सेक्टर्स से, अलग अलग जॉनर्स से लोग आते हैं, उनके लिए एक प्रमुख अट्रैक्टिव गंतव्य स्थान है। और वो क्यों होगा ये हम समझेंगे ऐसे, क्योंकि हम यहाँ पर बात करें कौशल विकास यानी कि स्किल डेवलपमेंट की, हम बात करें बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर सबसे ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर उसका खर्चा किया जाता है, सेमीकंडक्टर्स, ये सब सनराइजिंग सेक्टर्स हैं। जो आपके PSUs हैं यानी कि सार्वजनिक उपक्रम वहाँ और निजी कंपनियाँ, तो दोनों का एक बेजोड़ कॉम्बिनेशन हम असम के इस महानिवेशक सम्मेलन में देख पाएंगे। और असम को साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे कहा जाता है और भारत साउथ ईस्ट एशिया का प्रमुख अगुवाई करने वाला देश है कई अलग अलग मल्टीलैटरल फोरम्स पर। अब क्यों 840 अरब डॉलर के बाजार का पूरा पूरा अवसर यहाँ मिलता है। आप देखिए कितना बड़ा एक वास्ट कंपोनेंट है जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड था, क्योंकि प्रचुर संपदा के लिहाज से असम एक बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है। बीते एक दशक में यानी 10 सालों में जो एक औसत विकास दर रही है वो रही है 12.6%। अगर हम नॉर्थ ईस्ट को पूरे हिसाब से देखें तमाम उन आंकड़ों के लिहाज से, लेकिन अगर साल 2023-24 में देखें तो इस राज्य की अकेली विकास दर आप देखिए 12, यानी जब हम तमाम 7 सिस्टर्स को गिनते हैं, और यहाँ 19% इन GDP वो सिर्फ और सिर्फ आई असम की वजह से। और क्यों? क्योंकि तमाम जो 65 औद्योगिक एस्टेट हैं, सेक्टोरल पार्क्स हैं, और जो आपकी नीति है कि हमें जो पूर्वोत्तर है उसको डेवलप करना है, क्योंकि कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा इशू है और उसको लेकर क्या कुछ आज यहाँ होने वाला है वो भी हम देखेंगे। तो राज्य में 65 औद्योगिक एस्टेट्स हैं, सेक्टोरल पार्क्स हैं। अब जिन कंट्रीज़ का हम नाम ले रहे थे एक बार फिर से उसके बारे में बताते हैं। UK, UAE, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, ये तमाम पार्टनर कंट्रीज़ हैं, यानी आपके पार्टनर इन क्राइम, यानी जो निवेश होगा इन कंट्रीज़ के साथ MOUs ज़रूर साइन होंगे। और इन कंट्रीज़ का यहाँ होना ये बताता है कि अलग अलग इन देशों के लोग, यानी कि फिलीपींस, आइसलैंड, ऑस्ट्रिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यहाँ से भी जो प्रतिनिधि हैं वो भाग ले रहे हैं। अब ये सब बातें तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसके लिए कैपिटल यानी कि पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा विश्व बैंक, ADB, यूरोपियन यूनियन और NDB, क्योंकि जितने भी तमाम प्लानिंग्स और प्लॉटिंग्स की जाती हैं उसके लिए आपको वेंचर फंड्स की ज़रूरत है, जिनके लिए ये बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। तो यहाँ पर लब्बो-लुबाब यही कि ये निवेशक सम्मेलन जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इस लिहाज से हम इस पर करेंगे चर्चा कि कैसे ये असम को आर्थिक प्रगति के साथ और तीव्र गति से जोड़ेगा। वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए इकोनॉमी टुडे। अगर आप एक ऐसी धरती की तलाश में हैं जहां अनंत संभावनाएं और अपार अवसर एक साथ मिलते हों, जहां एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रैक हो और दुनिया के प्रमुख वाहन निर्माता स्थित हों, जहां भारत की 27% ऑर्गेनिक फसलें 11 यूनिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में उगाई जाती हैं, जहां 300 से अधिक फार्मा कंपनियां दुनिया के 160 देशों में दवाइयों का निर्यात कर रही हों, जहां कॉटन, सिल्क और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नई इंडस्ट्रीज के साथ विकसित हो रही हों, जहां 1 लाख एकड़ से अधिक का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक और प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता हो, जब ये सारी संभावनाएं एक जगह मिलती हों, तो समझ जाइएगा कि आप भारत के हृदय मध्य प्रदेश में हैं। स्वागत है आपका 8वें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप आइए और आपको लगे पॉलिसी से आउट ऑफ वे भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के लिए। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाओं का प्रदेश। 24 और 25 फरवरी 2025, भोपाल, मध्य प्रदेश।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। सभी का स्वागत है ब्रेक के बाद। और असम पर चर्चा करने के लिए कि कैसे निवेशक बहुत उत्साहित हैं तमाम उन प्रस्तावों को लेकर जो उम्मीद की जा रही है यहाँ पर साइन होंगे, इसी पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले असम में इस खास अवसर के लिए जो निवेशक उत्साहित है वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, पहले वो सुन लेते हैं। Experience has been fantastic under the able leadership of our Honorable Prime Minister and the Honorable Chief Minister. This summit really showcases the potential India has, the northeastern states has, and Assam has for the investment in India. India has a huge potential, and as you know, all know that every country in the world is looking at investing in India, and Northeast provides a significant advantage for investors like ourselves to invest in multiple sectors into this Northeast states. और आइए आपका विशिष्ट मेहमानों के इस पैनल से आपका तारुफ करा दें जो इस वक्त असम के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ सुबिमल भट्टाचार्य जी, पूर्वोत्तर विशेषज्ञ, साथ ही साथ डॉक्टर कमल कुमार झुंझुनवाला, प्रधान संपादक ईस्टर्न पैनोरमा। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सुबिमल जी, सबसे पहला सवाल यही कि जिसे हम साउथ का सबसे बड़ा गेटवे मान रहे हैं व्यापारिक लिहाज से, उस पूर्वोत्तर के इस राज्य असम के लिए आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि महानिवेशक सम्मेलन है जहाँ जिन तमाम अलग अलग सनराइजिंग सेक्टर्स की हमने बात की है, यहाँ से बहुत सी अलग अलग असीम संभावनाओं के विकल्प खुलते हुए। जी ज़रूर। अगर आप देखें तो पूरा नॉर्थ ईस्ट और विशेषकर असम में पिछले कुछ सालों में एक जो परसेप्शन हमेशा होता था कि ये इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं है या बिजनेस फ्रेंडली नहीं है, वो बदलता गया। और ये इसीलिए बदलता गया क्योंकि 2014 से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वहाँ जोर दिया गया है और आज सारे उत्तर पूर्व के राज्यों के कनेक्टिविटी में इतने सुधार आए हैं और असम उत्तर पूर्व राज्य के लिए की गेटवे है और साउथ ईस्ट एशिया के लिए गेटवे बनते जा रहा है क्योंकि जिस तरीका से इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस दिया गया, आज वो कैपेसिटी है इस राज्य का कि इस कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूटिलाइज करके हर तरीके के बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किया जाए। जिस प्रकार से आपने पहले दिखाया था कि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जोर दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, इसके बाद सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एक टाटा ग्रुप ने स्टार्ट किया और इसके साथ साथ और सारे टूरिज्म पोटेंशियल बहुत है। इस वक्त मैं भी असम में बैठा हूँ, एक आउटडोर सेटिंग से मैं आपके साथ वार्तालाप कर रहा हूँ। तो टूरिज्म का जो पोटेंशियल है यहाँ पे ये है बहुत महत्व रहता है। तो मुझे लगता है कि इस तरीका की जो ये एडवांटेज असम 2.0 जो इस बार हो रहा है, इससे ये सारे जो पॉसिबिलिटीज है राज्य की ये लोगों के सामने दर्शाया जाएगा और बहुत सारे देश इसमें भाग ले रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर कमल, अगर हम असम के बारे में बात करते थे पहले तो हम उसे एक चाय बागान का राज्य उसी से के साथ, इसी पिक्चर के साथ एसोसिएट करते थे, लेकिन बदलती हुई पॉलिसी फ्रेमवर्क्स, इन्वेस्टमेंट के अलग अलग जो प्रोसीजर्स रहे हैं, उस लिहाज से पूर्वोत्तर में बहुत बदलाव आया है। लेकिन फिर भी कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा इशू रहा है। उस चुनौती से कैसे पार पाते हुए आप इस समिट को देखते हैं जिसमें B2B मीटिंग्स भी होने वाली हैं आपसे कुछ ही देर में? 10 साल पहले जो समस्या थी और आज उसमें काफ़ी फर्क आया है और कनेक्टिविटी के बहुत सारे प्रोजेक्ट लगातार बढ़ रहे हैं। उसकी वजह से लोगों के अंदर कनेक्टिविटी का जो इशू था वह कुछ कम हुआ है, जबकि अभी भी कनेक्टिविटी की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ कि लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है कि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर पीसफुल एटमॉस्फेयर है और जिस एटमॉस्फेयर के अंदर लोग अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। कोई भी बड़ा बिजनेसमैन अपने पैसे को ऐसी जगह नहीं लगाएगा जहां उसे डर है। आज असम के अंदर
एब्सोल्यूट पीसफुल एटमॉस्फेयर होने की वजह से, इन्वेस्टर फ्रेंडली होने की वजह से और सरकार का खासकर मोदी जी का विशेष ध्यान होने की वजह से इन्वेस्टमेंट समिट 2 जो है जी। वो काफी सक्सेस होने वाला है। यहाँ पर लगभग 61 देश से लोग आए हैं और 1,22,000 करोड़ का जी। इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी साइन हो चुका है। और उससे भी बड़ी बात यह है इकोनॉमी के दृष्टिकोण से, जो PSU की बात कर रहे थे हमारे मित्र सुनील बच्चा जी, उसमें नामरूप का फर्टिलाइजर प्लांट जो है जी। उसको 12 लाख मेट्रिक टन का बजट में प्रोविजन रखा गया है। और अगर ये होता है तो इसके अंदर भी लोगों को काफी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट रहेगा और साथ ही साथ ये गेम चेंजर भी साबित होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कि यहाँ का जो पूरा माहौल है वो बदल गया और वहाँ के जो निवेशक हैं उनका क्या कहना है, वो कितने उत्साहित हैं। एक बार फिर से सुनवाते हैं कि आखिरकार इस समिट को लेकर कितनी आशाएं और आकांक्षाएं निवेशकों के मन में हैं। It's a great experience. I never thought that he will come and will ask many things. So I explain about our company Hokulupe, what we are doing. We have received the license from UPI, from RBI and NPCI, and I said that, sir, as your vision Bharat, Viksit Bharat, we are also with that vision we are promoting the digital payments and UPI payments to Assam, remote areas, mainly in the rural areas where people still using the cash transactions. So through our UPI, through our system, the digital payment will be enabled in every pin codes, in every the villages of the Assam, Northeast, and all the rural India. That is what I told, and he really liked it, and he said that you do your all the best, grow it in all the other places of the Assam, Northeast, everywhere. We are building the technology stack right now, and we will go live by May. And we have our teams put up at both Bangalore and Chennai. So we are working day and night, and both RBI is monitoring us and giving us all the guidelines. So we are working out on the application, and hope we will be live soon, and we'll be a trendsetter in the Northeast region. Advantage Assam is a great opportunity for all the business categories and businessmen, how to tap the advantage of new schemes, new policies in advance, and how we can grow further. We are offering around 2 manufacturing units, one for the pulp plant, which is the India first commercial pulp plant, which made from bamboo. It's 100% green paper that will save the environment and remove the cutting of tree. And second one, we are discussing about the hybrid motorbike, which is the world first hybrid motorbike, which is invented by our team, and will be introduced and as an introductory offer at 99,000 rupees, first hybrid bike in India. एडवांटेज असम 2.0 हमारे लिए और समस्त देशवासियों के लिए बहुत मायने रखता है। इसके अंदर काफ़ी अच्छे योजनाएं इन्होंने दी हैं, जिसके तहत काफ़ी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे अट्रैक्ट हुई हैं। इनफैक्ट हम लोग भी TWA ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की तरफ से हम 2 प्लांट यहाँ पे इंस्टॉल करने की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर तो सुना आपने कि जो तमाम निवेशक हैं उनके पास अपनी अपनी वो बातें हैं जो उन्होंने इस मंच से साझा करी। और सुबिमल, जिस तरह से डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम यहाँ पर एक निवेशक से सुन रहे थे, कितना इम्पॉर्टेंट आप मानते हैं सुबिमल जी इस बात को कि डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी अ गेम चेंजर व्हेन वी टॉक अबाउट, क्योंकि तमाम जो बिजनेसेस हैं उसमें यूनिफाइड पेमेंट्स अपने आप में जो तमाम आपको MOU साइन करने होते हैं या आगे बिजनेस चलाने होते हैं उसके लिए बहुत अहम साबित होती हैं। बिल्कुल, देखिए नॉर्थ ईस्ट में और विशेषकर असम में UPI पेमेंट बहुत पॉपुलर ऑलरेडी हो चुके हैं पिछले 2-3 साल में। फिर तो अपने जो सिटीजन्स है या कंज्यूमर्स है, इनका ये फेमिलियरिटी है। इस फेमिलियरिटी से आगे जिस तरीके से डिजिटल पेमेंट की नए सिस्टम्स आए या इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ सेटअप हुए, इसमें मेरे ख्याल से वो सभी का फायदा रहेगा, क्योंकि आज के डेट में जो एक कैश एक बड़ा कंपोनेंट होता था नॉर्थ ईस्ट में, वो बहुत कम होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जी ये टेक इंडस्ट्री ओवरऑल इसके प्रोस्पेक्ट्स असम में बहुत है जी। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे भी काम हो रहा है। आज AI जब आए है, AI की हर तरीके का काम ये असम में ऑलरेडी हो रहा है। तो समिट के माध्यम से सबसे बड़ी बात जो है कि
हमारे असम के ज़्यादातर लोग वो बेंगलोर, हैदराबाद जैसे शहर में जाकर काम करें, कैसे हम इनको अपने घर पे रह के अपने एरिया में काम करने का मौका क्रिएट करें। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा कामयाबी और होगा। उसके लिए ये जो तरफ में सम्मेलन है सरकार- ये बहुत युगांतकारी साबित होगा। डॉक्टर कमल, समय कम है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और वेंचर फंडिंग का क्या रोल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम EU, ADB उनको भी इस मल्टीलैटरल फोरम पर अपनी मौजूदगी को दर्ज कराते हुए देखेंगे इस निवेशक सम्मेलन में। वेंचर फंडिंग का हमेशा बहुत बड़ा महत्व रहता है और ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर फंडिंग मुझे नहीं लगता किसी भी इंडस्ट्री के लिए प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि अगर आज बैंक के CD रेशियो देखें तो यहाँ में डिपॉजिट ज़्यादा है और क्रेडिट कम है, तो इसलिए बैंक को भी लोन देने में कोई असुविधा नहीं रहेगी और फाइनेंस में नॉट बी ए प्रॉब्लम। और ये जो समिट्स है पहले भी होते आए हैं, पर इस बार का जो समिट है इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जो एडवांटेज आसाम जब हुआ था और आज एडवांटेज 2 हो रहा है उसके अंदर जो जमीनी हकीकत जमीन के ऊपर जो डेवलपमेंट दिख रहा है, चाहे फ्लाईओवर्स हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा हो रही है, लैंड बैंक जो बन रहे हैं, तो मुझे लगता है इससे काफ़ी फायदा होने वाला है। बिल्कुल दूरगामी, दूरदर्शी और सकारात्मक परिणाम आगे भविष्य में निकलकर इस समिट की वजह से हम देख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपने कीमती वक्त को DD न्यूज़ के इस मंच के साथ साझा करने के लिए। तो आज जब असम 2.0 में हम सेमीकंडक्टर्स से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्किल डेवलपमेंट पर MOU साइन होते हुए देखेंगे, तो हम ये जानेंगे कि GDP ग्रोथ में असम फिर से ड्राइवर इंजन का काम करने वाला है। बढ़ते आगे कुछ और अन्य खबरों की तरफ। श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC का जो 74वां स्थापना दिवस है उस पर कहा कि श्रम सुधार का जो पूरा क्रम है उसमें तैयार किए गए लेबर कोड श्रमिकों की भलाई के लिए हमने इसे तैयार किया। इस अवसर पर रखे गए सामाजिक न्याय 2025 पर क्षेत्रीय संवाद में उन्होंने माना कि ये पॉजिटिव सिग्नल है कि बेरोजगारी घट रही है और क्वालिटी जॉब्स में बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि रोजगार बढ़ने का ट्रेंड ये बताता है कि सरकार की जो पॉलिसीज हैं वो अच्छी हैं। भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में श्रम मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी में गिनी जाती है। उन्होंने कहा कि सबका विकास ही सरकार का ध्येय है और श्रम मंत्री ने यह भी माना कि सामाजिक सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता है और इसकी पहुंच निरंतर बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि जो बेरोजगारी दर 2017-18 में 6% थी वो 2023-24 में घटकर 3.2% है। वहीं श्रम बल में यानी कि जो आपका वर्क फोर्स है उसकी भागीदारी 49.8% से बढ़कर 60.1% हो गई है। श्रम मंत्री ने यह भी माना कि ये सकारात्मक संकेत सरकार के सुधारों उपायों पर मोहर लगाते हैं। और वक्त चला कि हम आपसे विदा लें, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं कारोबार जगत की कुछ अन्य खबरों के साथ। अंदाज रहेगा फटाफट। दीजिए इजाजत, नमस्कार। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कृषि बजट में 6 गुना वृद्धि हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने से 2025 तक PM किसान के तहत 30 लाख और किसान लाभार्थी बनेंगे। कृषि और ग्रामीण मजदूरों के लिए खुदरा महंगाई दर में कमी आई है। श्रम मंत्रालय के मुताबिक जनवरी 2025 में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स और रूरल वर्कर्स के लिए महंगाई दर जनवरी में गिरकर 4.61% और 4.73% रह गई है। भारत एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम की मेजबानी करेगा। फोरम का आयोजन 3 से 5 मार्च को जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। सम्मेलन में 500 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू प्रतिभागियों के भाग लेने की उम्मीद है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत नवरत्न CPSEU सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत धार में 200 मेगावाट की सौर परियोजना तथा राज्य में 1000 मेगावाट क्षमता की बैटरी स्टोरेज परियोजना स्थापित की जाएगी। RBI का राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय साक्षरता अभियान 28 फरवरी तक चलेगा। मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बैंकों से कहा कि वित्तीय साक्षरता बढ़ाने, खासतौर से महिलाओं को इस बारे में अधिक से अधिक जानकारी देने के लिए उपलब्ध तरीकों का उपयोग करें।
सरकारी स्वामित्व वाली बिजली कंपनी एनटीपीसी और फ्रांस की कंपनी ईडीएफ इंडिया ने करार किया है। इसके तहत वितरण कारोबार में अवसरों की तलाश के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी पहलों के साथ पंप हाइड्रो स्टोरेज और हाइड्रो प्रोजेक्ट स्थापित किए जाएंगे। सेबी ने नेक्स्ट पैक्ट लिमिटेड और एआईआरडी इन्वेस्टमेंट कॉमर्शियल एलएलसी पर 20 लाख रुपए तो वहीं एविएटर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इन पर शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज में निवेश की तय सीमा से अधिक पैसे लगाने का आरोप था। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड यानी इरेडा के शेयर धारकों ने एक या कई किस्तों में इक्विटी शेयरों के QIP के जरिए 5,000 करोड़ रुपए तक जुटाने के कंपनी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भारतीय टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री वित्त वर्ष 2026 में $300 बिलियन का राजस्व प्राप्त कर सकती है। नेस्कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में इंडस्ट्री कम से कम 1,26,000 नए कर्मचारियों को भर्ती करेगी, जिससे कुल कार्यबल लगभग 6 मिलियन हो जाएगा।